अध्याय 11 रेशे से वस्त्र तक। चलिए हम लोग चलते हैं, रेशे से वस्त्र तक पढ़ते हैं। कह रहा है, आपने किसी स्वेटर को बुनते अवश्य देखा होगा, या शायद आप में से किन्हीं को बुनना भी आता हो। स्वेटर बुनने के लिए जो ऊन हम बाजार से खरीदते हैं, वह ऊन जिन रेशों का बना होता है, वे रेशे कहाँ से प्राप्त होते हैं? आप जाड़े के दिनों में कंबल का प्रयोग करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि कंबल कैसे बनते हैं? ऊन के रेशे भेड़ के बालों से प्राप्त किए जाते हैं। क्या और भी कोई जंतु है जिनके बाल से ऊन के रेशे प्राप्त किए जा सकते हैं? ऊन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे अब। भेड़, पहाड़ी बकरी, ऊंट, याक, लामा, अल्पेका आदि और कुछ अन्य जंतुओं के शरीर बाल से ढके होते हैं। इन जंतुओं के बालों से ऊन प्राप्त की जाती है। आप देख सकते हैं चित्र में, ये जो चित्र है भेड़ का चित्र है। आप देख पाएंगे ये भेड़ है और इनके शरीर पे काफ़ी लंबे लंबे बाल होते हैं। ये पहाड़ी बकरी है, पहाड़ी बकरी के भी शरीर पे लंबे लंबे बाल होते हैं। ये ऊँट है, ऊँट के भी शरीर पे बाल होते हैं। आगे है अल्पेका, इनके शरीर पे भी बाल हैं। और ये लामा है, लामा के भी शरीर पे बाल हैं। ये जो कुछ जंतु का चित्र दिया हुआ है जिसमें ऊन प्राप्त होती है, इन जंतुओं का चित्र है। आगे हम लोग देखेंगे। क्या आप बता सकते हैं कि इन सभी जंतुओं के शरीर पर बालों की मोटी परत क्यों होती है? बाल इन जंतुओं को गर्म रखते हैं। बाल कैसे इन जंतुओं को गर्म रखते हैं? बालों के बीच वायु आसानी से भर जाती है। वायु ऊष्मा की कुचालक है, अतः शरीर की गर्मी को रोके रखती है और बाहर की ठंड को शरीर में जाने से रोकती है। हमारे देश में जिस प्रकार भेड़ों की अनेक नस्लें पाई जाती हैं, उसी प्रकार बकरियों की भी अनेक नस्लें पाई जाती हैं, जिनमें अंगोरा नस्ल की ये बकरियों से अंगोरा ऊन प्राप्त की जाती है। अंगोरा नस्ल की बकरियों से अंगोरा ऊन प्राप्त की जाती है। ये बकरियां जम्मू एवं कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। यानी कि अंगोरा ऊन प्राप्त करने वाली अंगोरा नस्ल की बकरियां जम्मू कश्मीर में पाई जाती हैं। प्रसिद्ध पश्मीना शॉल इन्हीं बकरियों के मुलायम बालों या फर से बनाई जाती है। आगे देखेंगे हम लोग, ये चित्र दिया हुआ है अंगोरा बकरी का, जिनकी लंबे लंबे बाल हैं। याक की ऊन तिब्बत और लद्दाख में प्रचलित हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि रेशे जंतुओं से भी प्राप्त होते हैं। इन्हें रेशों को इन रेशों को जावंत रेशा कहते हैं। जावंत रेशा किन्हें कहेंगे? तो जावंत रेशा जो पशुओं से यानी कि जंतुओं से प्राप्त होते हैं, उन्हें जावंत रेशा कहते हैं। रेशम के रेशे भी रेशम कीट के कोकून से प्राप्त होते हैं। रेशम के रेशे रेशम कीट के कोकून से प्राप्त होते हैं। मैदानी और पहाड़ी क्षेत्र में पाई जाने वाली बकरियों में क्या अंतर है? जानेंगे हम लोग मैदानी और पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाने वाली बकरियों के अंतर के बारे में प्रयास करेंगे जानने का। आगे देखते हैं। तो मैदानी और पहाड़ी क्षेत्रों की बकरियों में पाए जाने वाले अंतर में, मैदानी क्षेत्र की बकरियां जो होती है साधारण होती हैं और उनके बाल शरीर पे नहीं होते हैं, छोटे छोटे होते हैं। बल्कि पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाने वाले बकरियों के शरीर पे लंबे लंबे बाल और गद्देदार होते हैं। आगे देखेंगे हम लोग। क्या आप बता सकते हैं कि लामा और एल्पेका कहाँ पाए जाते हैं? भेड़ों की भारतीय नस्लें कौन कौन सी हैं? तो लामा और एल्पेका पहाड़ी क्षेत्र में पाए जाते हैं, हम लोग जान जाएंगे, ऊपर पढ़े भी हैं। और भेड़ों की भारतीय नस्ल कौन कौन सी है, इनके बारे में भी जानने का प्रयास करेंगे। रेशों से ऊन प्राप्त करना। रेशों से ऊन कैसे प्राप्त करते हैं, आगे अभी हम लोग पढ़ेंगे। आपने भेड़ों के झुंड को खेतों में चरते देखा होगा। भेड़ शाकाहारी होती है और वह घास तथा पत्तियां पसंद करती है। फलतः भेड़ पालक उन्हें हरे चारे के अतिरिक्त मक्का, ज्वार, दालें,
खली भी खिलाते हैं। ऊन प्राप्त करने के लिए भेड़ों को पाला जाता है और उनके बाल को काटकर फिर उन्हें संशोधित करके ऊन बनाई जाती है, जिसकी एक लंबी प्रक्रिया होती है जिसमें निम्न चरण हैं। और भेड़ के बाल की कटाई की जाती है। कैसे कटाई की जा रही है अभी आप देख पा रहे हैं। एक मनुष्य जो है भेड़ की बाल की कटाई कर रहा है और जो कटाई का प्रोसेस है, जो कटाई का प्रोसेस हम लोगों ने यहाँ पे देखेंगे कि ये ऊन बनाने की कैसी प्रक्रिया की जाती है। तो पहला है बालों की कटाई। भेड़ की रोएदार त्वचा पर दो प्रकार के बाल होते हैं, दाढ़ी के पास के रूखे बाल और दूसरा त्वचा के निकट के मुलायम बाल। इन बालों को त्वचा की पतली परत के साथ शरीर से उसी प्रकार उतार लिया जाता है जैसे आपके घरों में आपके पिताजी दाढ़ी बनाते हैं। यह प्रक्रिया बाल की कटाई कहलाती है। सामान्यतः बालों को गर्मी के मौसम में काटा जाता है। गर्मी के मौसम में इसलिए काटा जाता है ताकि भेड़ बालों से सुरक्षात्मक आवरण नहीं रहने पर भी जीवित रह सके। भेड़ के बाल फिर से उसी प्रकार उग आते हैं जैसे बाल कटाई के बाद आपके बाल उग आते हैं। यानी कि जाड़े के मौसम में अगर काट लिया जाए तो भेड़ को ठंड लग सकता है। ठंड से बचने के लिए इनके बाल काफ़ी सुरक्षात्मक कार्य करते हैं, इसलिए इसको गर्मी के मौसम में काटा जाता है। अगला है पॉइंट 2, सफाई और धुलाई। उतारे गए बालों को विभिन्न टंकियों में डालकर अच्छी तरह से धोया जाता है ताकि उनसे चिकनाई, धूल और गंदगी निकल जाए। यह प्रक्रिया अभिमार्जन कहलाती है। आजकल यह कार्य मशीनों द्वारा किया जाता है। इसके पश्चात इन्हें विभिन्न रोलर और ड्रायर से गुजारा जाता है। उनकी धुनाई हो रही है एक बड़े से टब में, आप देख पा रहे हैं। ज्ञात करें कि भेड़ के बाल भी पिताजी की दाढ़ी की तरह प्रतिदिन या सप्ताह या माह में बनाए जाते हैं या वर्ष में एक बार। ऐसा क्यों? आपके पिताजी दाढ़ी बनाने के पश्चात एंटीसेप्टिक घोल का प्रयोग करते हैं, तब क्या भेड़ को भी बाल कटाई के तुरंत बाद इसकी ज़रूरत होगी? जिस प्रकार आप अपने गंदे बाल को साबुन या शैम्पू से साफ करते हैं, क्या उसी प्रकार भेड़ के बालों को भी साफ करना चाहिए या करना आवश्यक है? इसके बारे में भी आप जानेंगे। तीसरा पॉइंट है छटाई। छटाई के बारे में हम लोग देखेंगे। अभिमार्जन के पश्चात सूखे बालों की छटाई की जाती है। रोमिल अथवा रोएदार बालों को कारखानों में भेज दिया जाता है जहां छटाई एक बार फिर से देखेंगे। अभिमार्जन के पश्चात सूखे बालों की छटाई की जाती है। रोमिल अथवा रोएदार बाल को कारखाने में भेज जाता है जहां विभिन्न गिठान वाले बालों को पृथक किया जाता है। बालों में से छोटे छोटे कोमल व फूले हुए रेशे को छांट लिया जाता है जो गांठ या बर कहलाते हैं। यही बर या गांठ कभी कभी स्वेटर पर एकत्रित हो जाते हैं। आपके स्वेटर पर बर निकल आते हैं तब आप क्या करते हैं? तो आपके स्वेटर पर बर निकल आते हैं तब आप क्या करते हैं? आप खुद से जानने का प्रयास करेंगे, बताएंगे। चौथा है बालों को सुखाना यानी कि ड्राइंग। छटाई के पश्चात रेशे को पुनः धोकर सुखा लिया जाता है। पांचवा है रंगाई यानी कि डाइंग। भेड़ तथा बकरी की ऊन सामान्यतः काली, भूरी अथवा सफ़ेद होती है, अतः रेशे को विभिन्न रंगों में रंगा जाता है ताकि मनचाहे रंग ऊन से प्राप्त हो सके। आपने किसी व्यक्ति को बाल रंगते देखा है? छठा है रेशे को सीधा करके सुलझाना। रंगे रेशे को सीधा करके सुलझाया जाता है और फिर लपेट कर उससे धागा बनाया जाता है। लंबे रेशे को काटकर स्वेटरों की ऊन के रूप में और छोटे रेशे को काटकर ऊनी वस्त्र बुनने में उपयोग किए जाते हैं। ऊन के लंबे धागे एक दूसरे से उलझ जाते हैं तब क्या करते हैं? स्वेटर बुनते समय ऊन के धागे को सुलझाए रखने के लिए उन्हें कैसे रखते हैं? सातवां है बुनाई। हाथों से या मशीन द्वारा ऊनों की बुनाई कर ऊनी कपड़े तैयार किए जाते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि यह चित्र किसका पहचान चिन्ह है? आप देख पाएंगे एक चित्र दिया हुआ है उल मार्ग करके, ये उनका पहचान चित्र है।
जब आप स्वेटर, कंबल या अन्य ऊनी वस्त्र छूते हैं तब क्या आपको ये गर्म महसूस होते हैं? ठंडे के दिनों में ऊनी वस्त्र क्यों पहनते हैं? ऊनी रेशों के फैलाव में हवा रुक जाती है या रुकी रहती है, जो ऊष्मारोधी का कार्य करती है, जो ऊष्मा को रोके रखती है, जिसके कारण ऊनी कपड़े हमें गर्म रख पाते हैं। व्यावसायिक संकट। ऊन उद्योग के छटाई विभाग में काम करने वाले का कार्य जोखिम भरा होता है, क्योंकि वे एंथ्रेक्स नामक जीवाणु द्वारा संक्रमित हो जाते हैं, जिसके कारण इसे सॉर्टर डिजीज भी कहा जाता है। किसी भी उद्योग में से ऐसे जोखिम को झेलना व्यावसायिक संकट कहलाता है। रेशम के बारे में पढ़ेंगे। क्या आपने अपनी माँ या दादी को रेशमी साड़ियाँ पहनने देखे हैं या देखा है? दादाजी या पिताजी को रेशमी कुर्ता पहने देखा है? उनसे विभिन्न प्रकार के रेशम तथा रेशमी वस्त्रों के बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए तथा उन्हें सूचीबद्ध कीजिए। कौन पहनता है? आप लिखेंगे कि कौन आपके घर में रेशमी कपड़े पहनते हैं या फिर पहनते हुए देखे हैं। पहने जाने वाले वस्त्र का नाम लिखेंगे, कौन सा वस्त्र पहनते हैं। रेशम की खोज की कहानी। रेशम की खोज की कहानी के बारे में पढ़ेंगे। चीनी किंवदंती के अनुसार एक चीनी सम्राट ने साम्राज्ञी से अपने बगीचे में उगने वाले शहतूत के वृक्षों की पत्तियों के क्षतिग्रस्त होने का कारण पता लगाने के लिए कहा। साम्राज्ञी ने पाया कि सफ़ेद कृमि शहतूत की पत्तियों को खा रहे थे। ये कृमि अपने इर्द गिर्द चमकदार कोकून बुन लेते थे। संयोग से एक कोकून उनके चाय के प्याले में गिर गया और उसमें से नाजुक धागे का गुच्छा पृथक हो गया। इस प्रकार चीन में रेशम उद्योग का आरंभ हुआ, जिसे सैकड़ों वर्षों तक कड़ी पहरेदारी में गुप्त रखा गया। बाद में यात्रियों और व्यापारियों ने रेशम को अन्य देश में पहुंचाया। जिस मार्ग से उन्हें यात्रा की थी उसे आज भी सिल्क रूट यानी कहते हैं। सिल्क रूट ही कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे रेशम की धागों का व्यवसाय होता था। नक्शे में सिल्क रूट खोजने का प्रयास कीजिए। रेशम के कीट रेशम के रेशे को बनाते हैं, जिसके कारण रेशम के रेशे भी जावंत रेशे कहे जाते हैं। रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम के कीटों को पालना रेशम कीट पालन या सेरीकल्चर कहलाता है। आगे देखेंगे रेशम कीट का जीवन चक्र। जीवन चक्र इस तस्वीर में भी हम देख पाएंगे। यहाँ पे शहतूत का पेड़ है, उसके पत्ते हैं और यहाँ से लार्वा बनता है, अंड की तरह बनता है और इसके बाद एक यंग एज का कीट बन जाता है और उसके बाद इनका एज डिफ्यूज हो जाता है। रेशम कीट का जीवन चक्र। सामान्यतः कीट के जीवन की 4 अवस्थाएं होती हैं। मादा रेशम कीट अंडे देती हैं, जिनसे लार्वा निकलता है। लार्वा शहतूत की पत्ती को खाते रहते हैं और बड़े हो जाते हैं। लार्वा पतले तार के रूप में प्रोटीन से बना एक पदार्थ स्रावित करता है, जो कठोर होकर रेशा बन जाता है। लार्वा इन रेशों से स्वयं को पूरी तरह से ढक लेता है और अंदर ही अंदर परिवर्तित होता रहता है। यही आवरण कोकून कहलाता है। कीट का आगे का विकास कोकून के भीतर होता है। पूर्ण विकसित होने के पश्चात कोकून तोड़कर कीट बाहर आता है। रेशम कीट पालन। मादा कीट एक बार में सैकड़ों अंडे देती हैं। व्यावसायिक उत्पादन हेतु अंडे को सावधानी से कपड़ों की पट्टियों या कागज पर इकट्ठा करके रेशम कीट पालकों को बेचा जाता है, जो उन्हें स्वास्थ्यकर स्थिति अर्थात उचित ताप एवं आर्द्रता में रखते हैं। अंडे को उपयुक्त ताप तक गर्म रखा जाता है, जिससे लार्वा निकल आए। तब किया जाता है जब शहतूत के वृक्ष पर नई पत्तियां आती है। लार्वा को शहतूत की ताज़ी पत्तियों के साथ बांस की स्वच्छ ट्रे में रखा जाता है। 25 से 30 दिन के बाद कैटरपिलर खाना बंद कर कोकून बनाने लगते हैं।
जिसके लिए ट्रे में टहनियाँ रख दी जाती है जिनसे कोकून जुड़ जाते हैं। कोकून के भीतर प्यूपा विकसित होता है। शहतूत का पत्ता आप देख पाएंगे, ये चित्र 11.8 में आपको दिख पाएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्या आप शहतूत के वृक्ष को पहचानते हैं? शहतूत के वृक्ष की पत्तियों की बनावट किन से मिलती है? आप देखेंगे आपके घर के आसपास भी शहतूत का पेड़ होगा, उससे देख के जानने का प्रयास करेंगे। संभव हो तो कोकून देखने का प्रयास करें। कई अलग अलग कीटों से रेशम बनाया जाता है। तरस रेशम चित्र में दिखाए गए कीटों के कोकून से बनाई जाती है। यह रेशम भी अन्य रेशम जैसी ही पतली होती है, पर इसके धागे में चमक थोड़ी कम होती है। कोकून से रेशम वस्त्र तक वयस्क कीट में विकसित होने से पहले ही कोकून को धूप या भाप में रखा जाता है अथवा पानी में उबाला जाता है ताकि रेशम के रेशे अलग हो जाए। रेशे निकलने से लेकर उनसे धागे बनाने की प्रक्रिया रेशम की रीलिंग कहलाती है। रीलिंग मशीनों द्वारा की जाती है जो कोकून से रेशे को निकालने के साथ साथ रेशे की कताई भी करते हैं। एक चित्र हम लोग देखेंगे तरस सिल्क कीट का चित्र, यहाँ पे आप देख पाएंगे प्यारा सा गोल्डन कलर की होती है तरस सिल्क कीट। आगे देखेंगे, जिससे रेशम के धागे प्राप्त होते हैं। इस दौरान एक साथ कई कोकून उपयोग में लाए जाते हैं क्योंकि उनसे बहुत महीन रेशे निकलते हैं। उन्हीं रेशों से धागे बनाए जाते हैं। बुनकर द्वारा रेशम के इन धागों से वस्त्र बुने जाते हैं। इन धागों से वस्त्र बुनाई ऊन की बुनाई से भिन्न होती है। सूत तथा रेशमी वस्त्र की बुनाई सामान्यतः ताना बाना के रूप में होती है। चित्र में आप देख पाएंगे चित्र 11.10 में कैसे हो रही है बुनाई। ध्यान दें, ऊनी वस्त्रों की बुनाई फंदे के रूप में होती है जिसकी बनावट नीचे दिए गए चित्र के अनुसार होती है। ऊनी वस्त्र फंदे की बनावट, रेशमी वस्त्र ताना बाना की बुनावट। ये ऊनी वस्त्र ये फंदे की बुनावट है और ये ताना बाना की बुनावट है। चित्र से आप स्पष्ट कर लेंगे, आप देख पाएंगे दोनों चित्र को और इससे कंपेयर कर लेंगे। रेशम कीट पालन से लेकर वस्त्र निर्माण तक अधिकांश कार्य महिलाओं द्वारा किए जाते हैं। इस प्रकार इस उद्योग में महिलाओं की भूमिका अर्थव्यवस्था में योगदान देने वाली है, परंतु इस उद्योग में भी दमा, श्वसन रोग, चर्म रोग, सिर दर्द आदि व्यावसायिक संकट हैं, यानी कि ये बीमारियां होती हैं। हमने क्या सीखा इसके बारे में जानेंगे। भेड़ पहाड़ी बकरी से ऊन के लिए बाल प्राप्त किए जाते हैं। ऊन, लामा, याक एवं अल्पेका के बाल को भी ऊन प्राप्त करने के लिए संसाधित किया जाता है। ऊन एवं रेशम जावंत रेशे हैं। जावंत रेशे प्रदान करने वाले जंतु के शरीर से बालों को उतारकर पहले धुलाई या सफाई व छटाई की जाती है और फिर उन्हें सुखाने के बाद रंगाई कर सुलझाया जाता है। सुलझे बालों से ऊन प्राप्त की जाती है। रेशम कीट अपने जीवन चक्र में कोकून बनाते हैं। कोकून को धूप में रखा जाता है अथवा पानी में उबाला जाता है ताकि रेशम के रेशे अलग हो जाएं। ऊनी वस्त्र सामान्यतः फंदे की बुनावट में तथा रेशमी वस्त्र ताना बाना की बुनावट में बुने जाते हैं। कुछ अभ्यास का प्रश्न है, प्रश्न को हम लोग करेंगे। प्रश्न देखेंगे, पहला है सही उत्तर पर सही का निशान लगाएं। जाड़े के दिनों में किस प्रकार के वस्त्र पहने जाते हैं? तो जाड़े के दिनों में हम लोग किस प्रकार के वस्त्र पहनते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऊनी वस्त्र। अगला है, इनमें से कौन जंतुओं से प्राप्त होते हैं? सूती और ऊनी वस्त्र, ऊनी और रेशमी वस्त्र, रेशमी और सूती वस्त्र, नायलॉन और सूती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जानवर से प्राप्त होने वाले ऊनी और रेशमी वस्त्र। अगला क्वेश्चन देखेंगे, रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीटों का पालन करना कहलाता है। ऑप्शन दिया हुआ है, पहला फ्लोरिकल्चर, पुष्पकृति, सिल्वीकल्चर, वनवर्धन, एपीकल्चर मधुमक्खी पालन, सेरीकल्चर रेशम कीट पालन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सेरीकल्चर। अगला है, बेमेल शब्द पर घेरा लगाएं तथा चुनाव का कारण बताएं।
पहला है अभिमार्जन, बालों की कटाई, रीलिंग। दूसरा है भेड़, लामा, रेशम कीट। तीसरा है तरस, अंगोरा, पश्मीना। और चौथा है सूत, ऊन और रेशम। इसको करके देखेंगे हम लोग। पहला है बेमेल शब्द में अभिमार्जन और बालों की कटाई। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं तो रीलिंग करते हैं। अभिमार्जन और बालों की कटाई रोएदार जानवरों की होती है। रीलिंग रेशम के धागे बनाने की प्रक्रिया है। दूसरा है भेड़, लामा, रेशम कीट। रेशम कीट भेड़ और लामा ऊन प्रदान करते हैं। रेशम कीट रेशम के रेशे प्रदान करते हैं। अगला है तरस, अंगोरा और पश्मीना। तरस तरस सिल्क कपड़े हैं, जबकि अंगोरा और पश्मीना ऊनी कपड़े हैं। अगला है सूत, ऊन और रेशम। सूत, ऊन, रेशम जीव जंतु से प्राप्त होते हैं, जबकि सूत सिर्फ वनस्पति से प्राप्त किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, हम अलग अलग ऋतु में अलग अलग कपड़े पहनते हैं, क्यों? आंसर हम लोग देखेंगे। जाड़े के दिनों में हम ऊनी कपड़े पहनते हैं क्योंकि हमारे शरीर का ताप वातावरण के ताप से अधिक होता है। जब शरीर का ताप वातावरण में जाने लगता है तो हमें ठंड लगने लगती है। ऊनी कपड़ा उष्मारोधक है। ऊनी कपड़ा पहनने पर शरीर का तापक्रम संतुलित रहता है। गर्मी के दिनों में वातावरण का ताप शरीर के ताप से अधिक होता है। हमारे शरीर में वातावरण के ताप पहुंचने पर हमें अधिक गर्मी लगती है। हम चाहते हैं कि हल्के और सूती कपड़े पहने ताकि आराम मालूम हो। अगला क्वेश्चन है, ऊन प्रदान करने वाले जंतुओं के शरीर पर बाल की मोटी परत क्यों होती है? उत्तर हम जानेंगे। जंतुओं के शरीर पर बालों की मोटी परत इन्हें ठंड से बचाती है। बालों में वायु आसानी से भर जाती है। वायु ऊष्मा के कुचालक होते हैं और उन्हें ठंड से बचाते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोकून को एक सही समय पर पानी में उबालना क्यों चाहिए? उत्तर जानेंगे। कोकून को सही समय पर पानी में उबालना चाहिए ताकि उससे रेशम के रेशे अलग हो जाएं। यदि सही समय का चुनाव कर पाते हैं तो वयस्क कीट में परिवर्तित हो जाते हैं और रेशे प्राप्त नहीं हो पाते हैं। अगला प्रश्न है, रेशम कीट के जीवन चक्र का एक रेखा चित्र बनाइए। हमने पढ़ा था कि रेशम कीट के जीवन चक्र में सबसे पहले कोकून के पत्ते हैं और इस पर छोटा छोटा लार्वा है। उसके बाद ये लार्वा के रूप में, बड़े लार्वा के रूप में बन जाते हैं, अंड के रूप में बन जाते हैं और इसके बाद ये अपने यंग एज के रूप में आ जाते हैं और बाद में इनका एज ख़त्म हो जाता है। तो चलिए इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।